आज जो है वो हम हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें मेनली जो है वो हम दो मतलब इसमें हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और इसके अलावा इक्लेम्शिया एंड जो प्री इक्लेम्शिया है एंड इक्लेम्शिया है उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो उस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये केस स्टडी है, इसको पढ़ ले। ठीक है। और एट द एंड जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अगर इस तरह आपके पास ये केस आ जाए तो इसको किस तरह मैनेज करना है। ये तीन क्वेश्चन नीचे दिए गए, अभी तो आपको शायद समझना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर आपको ये समझ आ जाए तो इसका मतलब आप लोगों ने लेक्चर पिक कर लिया है। ठीक है। तो केस स्टडी क्या है कि हमारे पास 24 ईयर ओल्ड प्राइम ग्रेविडा डायग्नोस विद प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है। 24 ईयर ओल्ड है और इसके साथ है हमारे पास प्राइम ग्रेविडा। ठीक है। और उसको क्या हुआ है, डायग्नोस विद हाइपरटेंशन, विद प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसको। एडमिटेड एट 36 वीक फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन। शी हैज हाई ब्लड प्रेशर एंड हेडेक्स। उसको हाई ब्लड प्रेशर भी है एंड हेडेक भी है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक ये है कि इसकी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट इस प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का क्या होगा, और तीसरा यह है कि इसके लिए एनेस्थेटिक प्लान क्या होगा। ठीक है। प्राइम ग्रेविडा का मतलब यह है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अच्छा, आप लोगों ने शायद एक ये वर्ड अगर शायद कहीं पे देखा होगा, अगर किसी ने काम किया है, या आप लोगों ने इस तरह अक्सर डॉक्टर्स लिखते हैं G2P1। ठीक है। या इस तरह लिखते हैं G3P2। इस तरह कुछ लिखते हैं, जी और पी इस तरह लिखते हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जी जो है इसका मतलब है ग्रेविडा। जी मींस ग्रेविडा। ग्रेविडा मींस प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे अगर G2 लिखा है तो G2 का मतलब है सेकेंड प्रेगनेंसी। ठीक है। ग्रेविडा का मतलब है प्रेगनेंसी नंबर 2, सेकेंड प्रेगनेंसी। एंड पी जो है इसका मतलब क्या है, पी जो है ये अक्सर डिलीवरी के लिए यूज करते हैं, पैरा। ठीक है। पी मींस पैरा। तो यहाँ पे पी अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब है 1, पैरा 1, पैरा। पैरा 1 का मतलब है कि इसकी डिलीवरी 1 हुए। तो अगर एक प्रेग्नेंट मतलब एक फीमेल आई है और उसके साथ अगर इस तरह लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी है और उससे पहले उसका एक जो है वो डिलीवरी हुई है। ठीक है। अभी ये उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, मतलब ये है कि वो वमेन जो है उसकी ये प्रेगनेंसी सेकेंड है और उसका एक बच्चा है जो मतलब डिलीवरी उसकी एक हुई है। ठीक है। अब ये पी जो है ये आपके पास लाइव बर्थ भी हो सकता है। ठीक है। और स्टिल बर्थ भी हो सकता है, लेकिन मतलब ये है कि उससे पहले एक प्रेगनेंसी थी और डिलीवरी हो गई है। अब ये सेकेंड प्रेगनेंसी है। इसी तरह अगर G3P2 है तो इसका मतलब कि अभी ये थर्ड प्रेगनेंसी है और इससे पहले जो है वो 2 डिलीवरी उसकी हो गई है। ठीक है। तो ये अक्सर लिखा होता है। अच्छा, तो ये केस स्टडी है। अब आगे हम पढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। ठीक है। अब हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं व्हेन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 90 mmHg taken on two occasions more than 4 hour apart or single diastolic blood pressure above 110 mmHg। तो इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है।
या PIH। तो PIH क्या है? PIH हम इसको कहते हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, और उसमें आप क्या करें, उसमें अगर आप ब्लड प्रेशर जो है वो मैयर करें, और उसका ब्लड प्रेशर जो है खासकर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर वो 90 mmHg से ज्यादा है, और आपने अभी मतलब उसको जो है मैयर किया है ब्लड प्रेशर को, और फिर 4 आवर बाद फिर मैयर किया, और अभी भी आपके पास फॉर एग्जांपल वो आ रहा है 99 या 95, और नेक्स्ट टाइम फिर आपने किया और वो फिर आपके पास 95 आ रहा है 4 आवर बाद, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। या अगर सिंगल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 110 से एबव हो, तो इसको भी हम हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी कहेंगे। अब गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है? इसको पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन भी कहते थे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है और वो 20 वीक्स के बाद, आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है, 20 वीक के बाद अगर आप उसका ब्लड प्रेशर मैयर करें और वो ब्लड प्रेशर आपको आए 130/90 से ज्यादा हो, ठीक है, या आप कहे कि 140 या 90 हो, ठीक है, 139 से अगर एबव हो उसका सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है वो 90 या उससे एबव हो, तो अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल उसमें आप ब्लड ब्लड प्रेशर काउंट करें, मैयर करें ब्लड प्रेशर को, और वो 139/90 से एबव हो, कब? 20 वीक्स के बाद, आफ्टर 20 वीक्स, आफ्टर 20 वीक अगर उसका सिस्टोलिक 140/90 इससे ज्यादा हो, और किस तरह ज्यादा हो इसको आप मैयर करेंगे सेम, 2 टाइम्स और 4 आवर अपार्ट। मतलब एक दफा आपने किया है 4 घंटे बाद, और वो आपके पास 140/90 आया है, और फिर 4 घंटे बाद आपने किया है और वो फिर 140/90 से एबव आया है, लेकिन ये कब? आफ्टर द 20 वीक्स। और अगर इसको आप इसकी आप हिस्ट्री ले लें, और इसको आपने अगर देखा होगा 20 वीक से पहले, और इसकी ब्लड प्रेशर जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल 120/80 या इस तरह उसकी थी, नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है, अगर वो इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, लेकिन आफ्टर 20 वीक अगर ये कंडीशन हो, तो फिर इसको हम कहेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, या इसको कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। और ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमारे पास होता है ट्रांजिएंट, ये मतलब थ्रू आउट द लाइफ इसका नहीं होगा। अगर ये मतलब 20 वीक्स के बाद होगा, लेकिन जब इसका टर्म आ जाएगा और ये डिलीवरी हो जाएगी, तो डिलीवरी के बाद आफ्टर 12 वीक्स ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो 12 वीक्स बाद जब ये नॉर्मल हो जाएगा, तो इसको फिर हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहेंगे। लेकिन अगर 12 वीक्स बाद ये नॉर्मल नहीं हुआ, तो फिर इसको हम क्रोनिक हाइपरटेंशन कहेंगे, ठीक है। तो ये फिर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन विल कन्वर्ट इनटू क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्री एक्लेम्पिया। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में ये होगा कि यहाँ पे एक शर्त इसके लिए ये भी है कि यहाँ पे कोई प्रोटीनूरिया नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी नो प्रोटीनूरिया। लेकिन अगर यही सेम कंडीशन हो, ब्लड प्रेशर अबव 140/90 आफ्टर 20 वीक्स हो, और आपने 2 दफा जो है वो देख लिया है, लेकिन स्टिल आपके पास वही इंक्रीज आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया भी हो, तो फिर इसको हम कहेंगे प्री एक्लेम्पिया, ठीक है। अगर प्रोटीनूरिया हो मोर देन 300 माइक्रोग्राम पर डे, या अगर परसिस्टेंट 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो रैंडम यूरिन सैंपल में, बाकी वही प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की तरह कंडीशन हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यूरिन में आपको प्रोटीन नजर आएगा, ठीक है। तो उसको फिर हम कहते हैं प्री एक्लेम्पिया।
अब प्री एक्लेम्पिया मोस्टली किस वजह से होता है? एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन इम्प्लांटेशन की वजह से। ये आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी पैथोजेनेसिस के किस तरह इसके लिए मतलब इसका बिहाइंड जो है पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों प्री एक्लेम्पिया कुछ फीमेल में होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कुछ जो है उनमें नहीं होती। ठीक है। तो normally cytotrophoblast invade the uterine wall reaching the decidual arteries। अच्छा, ये आगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अच्छा, अब अगर तो ये नॉर्मल जो है आपके पास प्री इक्लेम्पिया है। अच्छा, प्री इक्लेम्पिया जो है ये भी आपके पास क्या है, ये रिवर्सेबल है। ठीक है। प्री इक्लेम्पिया जो है ये भी रिवर्सेबल है। जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद अक्सर जो फीमेल है वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। उनका जो हाइपरटेंस होता, वो हाइपरटेंशन जो है मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरटेंशन डिवेल्प हुआ है वो फिर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, बेस लाइन पे आ जाता है। तो इस वजह से अक्सर कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाए या जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट होगी ना, कि उसकी डिफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उसकी डिफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा है। डिलीवरी। ठीक है। इसके लिए जो सबसे इजीली और सबसे डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो डिलीवरी है। तो डिलीवरी हो जाती है तो ये फिर वापस बेस लाइन पे आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं होंगे तो वो फिर क्रोनिक में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेवियर प्री एक्लेम्पिया। अब सेवियर प्री एक्लेम्पिया क्या है? सेवियर प्री एक्लेम्पिया ये है कि अगर प्री एक्लेम्पिया हो और उसमें कोई एक कंडीशन आ जाए, फॉलोइंग कंडीशन में कोई एक कंडीशन आ जाए, क्या कि नॉर्मली अगर 140/90 से एबव हो तो उसको हम प्री एक्लेम्पिया कहते हैं। लेकिन अगर ये 160/110 से एबव हो ब्लड प्रेशर, तो फिर इसको प्री एक्लेम्पिया नहीं बल्कि इसको हम सेवियर प्री एक्लेम्पिया कहेंगे। ठीक है। तो ये सवेयर फॉर्म ऑफ प्रीक्लेम्पिया होगा। दूसरा, अगर प्रोटीनूरिया है वो इंक्रीज हो, मतलब उसकी जो प्रोटीनूरिया होगी वो 2 ग्राम पर डे से ज्यादा हो, तो ये भी सवेयर प्री इक्लेम्पिया हो। इनमें कोई एक कंडीशन हो, या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो या प्रोटीनूरिया हो, तब भी होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर सीरम क्रिएटिनिन जो है अगर वो ज्यादा हो 1.2 मिलीग्राम पर डिसीलीटर से, ठीक है, और वो प्रीवियसली इलिवेटेड ना हो। तीसरा ये है कि अगर प्लेटलेट जो है वो आपके पास उसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो वो अगर 10 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब से कम हो। तीसरा, अगर माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस हो। ठीक है। अगर माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस हो, मतलब हीमोग्लोबिन आपके पास जो है वो फॉल हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि वो माइक्रो एंजियोपैथिक है, वो तो वो आपको मतलब उस तरह से वो डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अगर माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस है, हीमोग्लोबिन जो है वो फॉल हो रहा है लेकिन कोई ब्लीडिंग कोई हेमरेज वगैरह नहीं है, और फिर भी एच बी जो है वो फॉल कर रहा है। इसके अलावा अगर एलिवेटेड एल एफ टीज है, जिस तरह एस टी या ए एल टी है, अगर वो एल एफ टीज एलिवेटेड है, या परसिस्टेंट हेडेक या विजुअल डिस्टरबेंस है, या परसिस्टेंट एपिगेस्ट्रिक पेन है। ठीक है। और एपिगेस्ट्रिक पेन क्यों होता है तो ये आगे हम उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लेवर है उसकी डैमेज होती है, क्योंकि आपके पास एलिवेटेड एलएफटीज होते हैं, तो इसकी वजह से हेपेटोसेल्यूलर नेक्रोसिस होती है और उसकी वजह से आगे वो एपिगेस्ट्रिक पेन काज करता है। ठीक है। अच्छा, अब सिवियर फॉर्म ऑफ, तो अगर ये जितने भी कंडीशंस हमने पढ़ ली, अगर इसमें से एक भी अवेलेबल हो, एक भी जो है कंडीशन जो फीमेल है उसमें आपको नजर आ जाए, ठीक है, आप उसको डायग्नोस कर ले किसी एक कंडीशन को भी, तो आप उसको सवीर प्रीक्लेम्पिया कहेंगे।
सवीर प्री इक्लेम्पिया में आपको, उसको हम, हमारे पास एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं हेल्प सिंड्रोम। अब हेल्प सिंड्रोम क्या है? तो एच मींस हीमोलाइसिस, ई मींस एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, ठीक है, लिवर ट्रांसएमिनेज एंजाइम, एल मीन लो प्लेटलेट, एलपी, लो प्लेटलेट। अगर आपके पास या हीमोलिसिस हो, या एलिवेटेड लिवर एंजाइम हो, या लो प्लेटलेट्स हो, तो इसको हम कहते हैं प्री इक्लेम्पिया। ठीक है, सवेर प्री इक्लेम्पिया, और इसको हम कहते हैं हेल्प सिंड्रोम ड्यूरिंग प्री इक्लेम्पिया। अब मोस्टली ये 10 to 20% ऑफ द वमेन जो है विद प्री इक्लेम्पिया, उनमें हेल्प सिंड्रोम होता है। 26% जो वमेन होती है उनमें एक साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनमें हीमोलाइसिस सिर्फ होगी, ये दो साइन नहीं होंगे। 12% जो है उनमें दो साइंस होंगे, फॉर एग्जाम्पल हीमोलिसिस होगी और लो प्लेटलेट होगा। और 10% जो वमेन होती है वो तीनों साइंस जो है वो शो करते हैं, हिमोलिसिस भी उनमें होता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम भी होता है, और साथ में लिवर जो लो प्लेटलेट्स है वो भी होता है। ठीक है, तो हेल्प सिंड्रोम क्या है? तो ये हमारे पास जो एक प्री इक्लेम्पिया है उसमें होता है, प्री इक्लेम्पिया में, नॉट इक्लेम्पिया। ठीक है, it is associated with preeclampsia. Severe HELP syndrome has 5% maternal mortality and HELP rarely present before 20 week gestation. ये 20 वीक gestation से पहले नहीं होगा, क्योंकि प्रीक्लेम्पिया ही तब हम कहते हैं अगर 20 वीक के बाद हो। ठीक है, तो 1/6 of the cases present before the third trimester and further third present postnatally, usually within 48 hour of the delivery. अब हेल्प सिंड्रोम जो है ये हमारे पास जो है वो इंटीपार्टम भी हो सकता है एंड पोस्टपार्टम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिलीवरी से पहले भी हो सकता है और डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये सवेयर फॉर्म ऑफ द प्री एक्लेम्पिया है। ये जल्दी इसलिए पढ़ रहे क्योंकि ये एक दफा हमने ये सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वही अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो, लेकिन वो पोस्टपार्टम ही, वो पोस्टपार्टम जो है वो ट्रीट ना हो, वो प्रोग्रेस कर ले, तो उसको फिर हम कहेंगे, मतलब परसिस्टेंट आफ्टर 12 वीक पोस्टपार्टम, 12 वीक के बाद भी वो अगर आपके पास परसिस्टेंट हो तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्री इक्लेम्पिया के बाद एक और सवेयर फॉर्म है, वो है इक्लेम्पिया। अब पहले था प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो उसमें प्रोटीनूरिया नहीं था। जब प्रोटीनूरिया आ गया तो वो कन्वर्ट हो गया प्री इक्लेम्पिया में। जब प्री इक्लेम्पिया में आपके पास हिमोलाइसिस भी स्टार्ट हो गई, या लिवर एंजाइम इंक्रीज हो गए, या प्लेटलेट जो है वो लोअर हो गया, तो फिर वो कन्वर्ट हो गया सवेयर प्री इक्लेम्पिया, जिसको हम से हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। फिर जब उसमें, जब सवेयर प्री इक्लेम्पिया आगे जब प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, और उसमें क्या होगी, जब उसमें सीजर भी स्टार्ट हो जाए पेशेंट में, जिनमें पहले कोई भी सीजर नहीं था, ठीक है, उनमें जब सीजर भी स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको हम कहेंगे इक्लेम्पिया। तो जब सिवियर प्री इक्लेम्पिया में सीजर स्टार्ट हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है इक्लेम्पिया में। तो इक्लेम्पिया क्या है? इट इज सिवियर फॉर्म ऑफ या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ इक्लेम्पिया, प्री इक्लेम्पिया। तो इक्लेम्पिया क्या है? इज द occurrence ऑफ सीजर इन अ वुमन विद प्री इक्लेम्पिया व्हेन सीजर कैन नॉट एट्रीब्यूट टू अदर causes। अब सीजर कब हो सकते हैं? ये लेबर से पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि प्री इक्लेम्पिया, सवीर प्री इक्लेम्पिया इंटीपार्टम भी हो सकता है, पोस्टपार्टम भी हो सकता है, ड्यूरिंग द लेबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी जो सीजर है ये बिफोर या ड्यूरिंग या आफ्टर द लेबर भी हो सकता है। It may develop more than 48 hours after the delivery and may encounter up to 10 days postpartum। ठीक है, 48 आवर्स बाद भी हो सकते हैं और 10 डेज बाद भी हो सकता है, लेकिन 12 वीक बाद जो है ये रिजॉल्व हो जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? तो इसके रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन इन द लास्ट प्रेगनेंसी। अगर लास्ट प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन थी, या प्री क्लैम्पिया था, या पीआईएच थी, ठीक है, इसके अलावा अगर क्रोनिक कोई रीनल डिजीज है, इसके अलावा अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, ठीक है, अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या हो सकता है?
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो एसएलई हो सकता है। एसएलई जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक ल्यूपर एरिथेमेटोसिस। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली आपके जो बॉडी पार्ट है उस पे अटैक कर देती है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। तो उसमें आपकी बॉडी जो है वो क्या कर सकता है, वो आपके जो ब्लड वेसल है उनको भी डैमेज कर सकता है। ठीक है। तो अगर वो ब्लड जो है ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाए आपके, या जो खास तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस, या इक्लेम्पिया प्री इक्लेम्पिया हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा डायबिटीज जो है उस वो आपके पास एक रिस्क फैक्टर है। क्रोनिक हाइपरटेंशन है। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, ये भी एक काज है। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी क्यों है आपके पास। एज मोर देन 40 ईयर, प्रेगनेंसी इंटरवल मोर देन 10 ईयर्स। मतलब अगर पहली प्रेगनेंसी हुई थी कोई 12 साल पहले, अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई है, मतलब अभी उसको 12 साल या 13 साल हो गए, तो या 10 ईयर से अगर ज्यादा ज्यादा हो, दो प्रेगनेंसी के दरमियान जो गैप है, तब भी आपके पास इंक्रीज चांसेस होंगे। ठीक है। अगर बीएमआई जो है वो इंक्रीज हो, ओबीस फीमेल हो, तो उनमें भी हाइपरटेंशन प्री क्लेम्पिया के हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा है। फैमिली हिस्ट्री अगर हो, और मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज चांसेस हैं। अब इसकी पिथोजेनेसिस के पे हम आते हैं कि पिथोजेनेसिस इसकी क्या है, क्यों हमारे पास जो है वो जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं। ठीक है। अच्छा। तो एक काम करते हैं। अच्छा, पेथोजेनेसिस। अब पेथोजेनेसिस के बारे में आने से मतलब यहाँ पे ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं पहले। ठीक है। कि नॉर्मली क्या होता है, कि नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारी जो मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल होंगे, ठीक है, तो वो लेस सेंसिटिव हो जाते हैं वेजोप्रेसर्स को। जितने वेजोप्रेसर्स होते हैं ना, वो उनको क्या होते हैं, वो लेस जो है सेंसिटिव होते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है, वेजोप्रेसर को लेस सेंसिटिव हो जाते हैं फीमेल, लेस सेंसिटिव। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में इस तरह होगा कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी तो उसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी वो क्या होगी, वो लेस, वो लेस, अच्छा, वो लेस सेंसिटिव होगी वेजोप्रेसर्स को। ठीक है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान आपके पास होगा। अब अगर एब नॉर्मल अगर कोई एब नॉर्मल आपके पास एब नॉर्मल प्रेगनेंसी है, अब एब नॉर्मल प्रेगनेंसी किस वजह से होगी, एब नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें प्लेसेंटा जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी अगर आ जाए, ठीक है, अगर प्लेसेंटा है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो उस प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपके पास ये जो पहले वेजोप्रेसर को वो फीमेल जो थी वो लेस सेंसिटिव थी, प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी की वजह से क्या हुआ, वेजोप्रेसर को वो ज्यादा सेंसिटिव हो गई। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में फीमेल जो है वो लेस सेंसिटिव होती है, लेकिन ड्यूरिंग एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रेगनेंसी फीमेल जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है वेजोप्रेसर्स को। तो एक बात ये है। ठीक है।
अच्छा, अब नॉर्मली क्यों हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या कुछ फीमेल में हाइपरटेंशन होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या इक्लेम्पिया या प्री इक्लेम्पिया होती है? तो उनमें सबसे पहले एक काम तो ये होगा कि वहां पे होगी एबनॉर्मल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है। अब जब एबनॉर्मल प्लेसेंटा होगी, एबनॉर्मल प्लेसेंटा, तो उस एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से क्या होगा, जो मदर रिस्पॉन्स ये होगा कि मतलब जो एबनॉर्मल प्लेसेंटा होगा वो हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो रिलीज करेगा। हार्मफुल सब्सटेंस कहाँ पे? मदर के सर्कुलेशन में। अब एबनॉर्मल प्लेसेंटा है। अब ये एबनॉर्मल प्लेसेंटा भी आ गया, आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि एबनॉर्मल प्लेसेंटा भी क्यों होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज्यादा इसके चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज हो गए। जब हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज हो गए तो मदर रिस्पॉन्स फिर क्या होगा? ठीक है। तो ये सब्सटेंस जो है, तो ये क्या करेंगे, ये सब्सटेंस जो है मदर के जो ब्लड वेसल है वहां पे जो इंडोथीलियम होगा, अगर यहाँ पे इंडोथीलियम है आपके पास, ठीक है, तो ये हार्मफुल सब्सटेंस जाके मदर के इंडोथीलियम को डैमेज करेंगे। मदर सर्कुलेशन जो मेटरनल सर्कुलेशन है उसके इंडोथीलियल को डैमेज करेंगे। जब ये डैमेज करेंगे, ठीक है, मतलब इंडोथीलियल डिसफंक्शन करेंगे, severe endothelial dysfunction of the maternal circulation। ठीक है। तो जब ये मेटरनल सर्कुलेशन को जो मतलब मेटरनल सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल है, उसकी सवेयर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जाएगी। जब ये सिवियर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी कंस्ट्रिक्टिंग हार्मोन्स को। ठीक है। ये ब्लड वेसल जो अब होगा तो ये इसमें क्या होगा, ये एब नॉर्मल हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को कहा था कि नॉर्मली वो वेजोप्रेसर को लेस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अब ये ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंसिटिव। सेंसिटिव टू प्रेशर्स। और कौन से प्रेशर्स है? इंज्यूटेंसिन 2 है जिस तरह आपके पास। ठीक है। तो उनको ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। अब बॉडी तो प्रेगनेंसी के दौरान हमने पढ़ा भी था कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि आपके ये जो इंजोटेंसिन वगैरह है ये इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अब जब ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे तो ब्लड वेसल क्या होगा, ये ब्लड वेसल में स्टार्ट हो जाएगा कंस्ट्रिक्शन। इट विल कंस्ट्रिक्ट। ठीक है। ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो एक तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया है। तो सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे ब्लड वेसल है, ये कंस्ट्रिक्ट हो गया है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, दूसरी आपके पास ब्लड वेसल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, दूसरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप जो ब्लड वेसल होंगे वो लीकी हो जाएंगे। लीकी वेसल। तीसरा है यहाँ पे इंक्रीज सेंसिटिविटी हो गई थी, तो वो तो हमने पढ़ लिया कि इंक्रीज सेंसिटिविटी थी। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू प्रेशर।
और इसके बाद एक और भी होगा कि यहाँ पे क्लोटिंग, एक्टिवेशन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, तो ये बात भी याद रखे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या इक्लेम्पिया आपके पास क्लोटिंग फैक्टर भी एक्टिवेट होंगे, तो अब आपके पास डीआईसी जो है या मेटरनल कोagulation वगैरह उसके चांसेस और भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो क्या था, एबनॉर्मल प्लेसेंटा थी। एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से क्या हो रहा था, वेजोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज हो गए। वेजोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो इंडोथीलियल डिस्फंक्शन कर रहे थे। इंडोथीलियल डिस्फंक्शन हो रहा था तो उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, उसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो लीक हो रहे थे, ब्लड वेसल डैमेज हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्विलिंग वगैरह होगी और इसके अलावा प्रोटीन भी होगा यूरिन में, तो उसकी वजह से ब्लड वेसल डैमेज होंगे, तो वहां पे लीकेज होगी, वहां से इडीमा वगैरह हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज सेंसिटिविटी आपके पास थी। ठीक है, और क्लोटिंग फैक्टर जो थे उनकी एक्टिवेशन हो गई। अच्छा, एक तो ये आपके पास एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से पहले ये हुआ। अब इसके लिए कहते हैं कि नॉर्मल जो हम कह लेना कि इसके लिए थ्योरी क्या है, तो उसकी थ्योरी है वेजोस्पाज्म। ठीक है, मेन काज इसका वेजोस्पाज्म है। और वेजोस्पाज्म का मेन काज क्या है, तो वेजोस्पाज्म का मेन काज आप लोगों को मैंने बता दिया कि वेजोस्पाज्म का मेन काज जो है वो क्या था, वो एबनॉर्मल प्लेसेंटा था। ठीक है, तो वेजोस्पाज्म इज द बेसिक टू पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्री इक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया। ठीक है, तो ये कह रहे कि जब हमारे पास उस तरह वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, तो उस वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिस तरह वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, स्पाज्म हो गया, ठीक है, और वो एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से, तो जब उसकी वजह से स्पाज्म हो गया, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो अब ब्लड विस जो मतलब यहाँ पे ब्लड होगा तो उसके लिए ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस। ठीक है, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब अब हार्ट जो है वो हाई प्रेशर के अगेंस्ट जो है वो काम करेगा। जब हाई प्रेशर के अगेंस्ट काम करेगा तो प्रेशर भी ज्यादा हो गया और यहाँ पे आपके पास डिवेल्प हो जाएगी हाइपरटेंशन।